हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट एथिक्स एंड कल्चर, जो कि आपका वीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स का सब्जेक्ट है। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी और एक के तो मुझे बार बार कमेंट आए ही जा रहे थे, तो अब उनके लिए ख़ास तौर पर लेकर आ गया हूँ मैं एथिक्स एंड कल्चर। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है। करते हैं आज की वीडियो को जल्दी से ख़त्म, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जिनका भी कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹99, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स हैं इसके अंदर एथिक्स के। सबसे पहले टॉपिक जो आता है गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये है कि किस तरीके से आप अपने आसपास एक कंफर्टेबल, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाते हो जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर जो है एक दूसरे से फ्रीली इंटरेक्ट कर सकें। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सबको सेफ फील हो और सबकी बात सुनी जाए। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना गेटिंग टू नो ईच अदर का ही पार्ट होगा। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप कनेक्शन बना सको, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन जाए और एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में। और ये चीज़ समझने के लिए कि हर इंसान जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग कल्चर से आता है, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो टीचर इस बात को समझे। तो इम्पोर्टेंस की एथिक्स क्या है, ठीक है, एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली एथिक्स जो है सिर्फ सही या फिर गलत का नाम एथिक्स नहीं है, बट एथिक्स के अंदर ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं कि हम सामने वाले को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ समझने लगेंगे, अच्छे से ये चीज़ समझेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या है, तो हम सामने वाले को अनफेयरली जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जब एथिक्स आपके अंदर होंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर आदतें बनेंगी किस चीज़ों की, कि सामने वाले की आप बातें सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से हमारी एथिक्स की इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एक ग्रुप इंट्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना नेम शेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमारी एथिक्स का पार्ट होंगी। और आप अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर कर रहे हो किसी से, या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो किसी के साथ, ताकि आपके और उस इंसान के बीच में भरोसा बढ़े और एक दूसरे की बात केयरफुली सुन रहे हो और बात कर रहे हो बिना किसी इंटरप्शन के। यही चीज़ें इसका पार्ट कहलाई जाएंगी गेटिंग टू नो ईच अदर का, यानी इस तरीके से हम एक दूसरे को जानते हैं। तब इस कोर्स से हम एक्सपेक्टेशंस क्या लेनी चाहिए, यानी कि ये जो टॉपिक है, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि एथिक्स होते क्या हैं। ठीक है, और इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि एथिक्स का मतलब क्या होता है और लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, जस्टिस। ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं मोरल प्रिंसिपल के बेसिस पर। बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। मेनली जो है यूनिट 2 से लेकर 4 तक आपका मेन जो है वो चलेगा। ठीक है, तो करते हैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म। इसके अंदर आप सीखोगे कि किस तरीके से आप क्रिटिकली थिंक करते हो और क्वेश्चंस करते हो, एक्शन फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एथिक्स हैं उनको रियल लाइफ के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर, फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये अब हमारी हेल्प कैसे करता है। ठीक है, तो इस मतलब सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। जो भी वो एक्शन करते हैं, जो भी वो चीज़ें बोलते हैं, उस चीज़ में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स का कैरेक्टर्स अच्छा होगा और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। यानी स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करेगा कि जितने भी एथिकल चैलेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं वो उस चीज़ को फेस कर सकें। तो रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सब के सब बराबर हैं, इक्वल हैं, और सबकी बेसिक नीड्स सेम हैं, सबके इमोशन सेम हैं, सबके राइट सेम हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आते हैं या फिर क्या उनका बैकग्राउंड है। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है हर इंसान को क्या चाहिए, लव चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भले से ही कल्चर अलग हो, लोगों के रिलीजन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो या फिर दिखते अलग हों, बट कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर किसी के पास डिग्निटी है और हर कोई ये डिज़र्व करता है कि उसको फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाए और उसको काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए। अब ये मैटर क्यों करता है, अगर ये चीज़ें होंगी, मतलब
इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर भेदभाव नहीं होगा, नफ़रत नहीं फैलाई जाएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इस चीज़ के होने से सब में एकता आएगी, शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और इस चीज़ से क्या होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो प्रमोट की जाएगी और ह्यूमन राइट्स भी आपको मिलेंगे। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी दूसरे इंसान की मदद करी जो किसी दूसरे धर्म का था या फिर दूसरी जाति का था या फिर दूसरी कंट्री का था, ठीक है ना। जब उसकी ज़रूरत थी मदद की तब आपने उसकी मदद करी, तो यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, ह्यूमैनिटी कहलाई जाती है। यही चीज़ क्या है, इंसानियत कहलाई जाती है। एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस अब आता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होना कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, आप उस चीज़ को समझ सको, उस चीज़ को फील कर सको, यही चीज़ कहलाई जाती है एम्पैथी। भले से आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं हो बट आप सामने वाले को समझ पा रहे हो यार कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो यही चीज़ एम्पैथी का पार्ट होगी। एग्जाम्पल कि आपका दोस्त उदास है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट में फ़ेल हो गया, तो आप उसको जाकर कंफर्ट करते हो क्योंकि आपको पता है कि कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि वो फेल हो गया। तो यही चीज़ क्या है, एम्पैथी कहलाई जाती है। तो एम्पैथी इंपॉर्टेंट क्यों है, जब भी आपको रिलेशनशिप सामने वाले से अच्छे इंप्रूव करने हो तब एम्पैथी आपकी काम आती है। अगर इंसान के अंदर एम्पैथी होगी तो उसको गुस्सा कम आएगा, उसके दिल में नफ़रत नहीं होगी, वो लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करेगा। और ये जो चीज़ है सपोर्ट को और केयर को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है हमारी एम्पैथी। नेक्स्ट आता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि एम्पैथी होना, एम्पैथी के साथ साथ एक्शंस भी करना, ठीक है ना। उसके अंदर तो आप क्या आता है कि सामने वाले का आप दर्द समझ रहे थे एम्पैथी के अंदर, बट इसके अंदर आप उसका दर्द भी समझ रहे हो, बट साथ साथ उसके लिए कुछ कर भी रहो कि वो उस दर्द से निकल जाए। जैसे कि आपने देखा कि सामने वाला कोई इंसान है, गरीब है, भूखा है, तो वो तो हो गई आपकी एम्पैथी, बट आपने क्या करा, उसको लाकर खाना खिला दिया, तो यही चीज़ क्या होगी, कंपैशन कहलाई जाएगी। तो कंपैशन इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपैशन जो है हमारी दुनिया, अगर इंसान के अंदर कंपैशन होगा तो हमारी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा काइंड बन जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाएगी। ये जो कंपैशन है ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि जो दूसरे लोग हैं जो कि ज़रूरत में हैं उनकी मदद हमें कैसे करनी है, और जो इंसान का मोरल कैरेक्टर है ये उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, यानी कि हर किसी को वो चीज़ें देना जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये चीज़ मेक श्योर करना कि हर इंसान को सोसाइटी के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाए, लॉस के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग भी। अब अलग अलग टाइप के आपको जस्टिस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है हर किसी को इक्वल राइट मिले, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। लीगल जस्टिस आता है कि लॉ के अकॉर्डिंग हर इंसान के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, किसी को भी ज़्यादा या कम नहीं समझा जाए। और मोरल जस्टिस आता है वो चीज़ें करना जो कि आपको ठीक लगती हैं, ठीक है ना, अगर भले से उसके बारे में कानून नहीं है बट आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपके हिसाब से सही है, वही चीज़ होती है मोरल जस्टिस। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो स्टूडेंट है जिन्होंने रूल तोड़ दिया कोई था, तो उन दोनों को ही सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक बच्चा अमीर है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही, एक गरीब है तो उसको पनिशमेंट दी जा रही है, दोनों के लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। तो यही कहलाया जाएगा आपका जस्टिस। अब इम्पॉर्टेंस क्या है जस्टिस की, जस्टिस की वजह से सोसाइटी के अंदर भरोसा पैदा होता है। अगर लोगों को अगर ऐसा है कि जस्टिस नहीं है तो लोगों को भरोसा नहीं होगा किसी के ऊपर, और ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है और सोसाइटी के अंदर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के काम आता है। तो यूनिट नंबर 1 था बस यहीं तक। अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है द रोल ऑफ इंटेलिजेंस, रीजन एंड इमोशंस। सबसे पहला इसके अंदर आता है डिस्कर्नमेंट, यानी कि डिस्कर्नमेंट का मतलब क्या होता है, डिसर्नमेंट का मतलब व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। डिसर्नमेंट का मतलब होता है कि एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, केयरफुल डिसीजन लेना, वाइज डिसीजन लेना, डिसर्नमेंट कहलाया जाता है। यानी कि स्पेशली जब आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आपको डिफ़िकल्ट मोरल चॉइस मिली हुई है, उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हो, अच्छा जो आपका डिसीजन होगा, वाइज और केयरफुल डिसीजन जो होगा, वही आपका डिसर्नमेंट कहलाया जाएगा। यानी कि इसका मेन की पॉइंट क्या क्या है, जब आप डीपली सोचते हो, ठीक है, एक्शन लेने से पहले, वो डिसर्नमेंट कहलाया जाता है। ये आपको इस चीज़ में मदद करता है कि क्या चीज़ राइट है, ठीक है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ ईजी है या फिर क्या चीज़ पॉपुलर है वो चीज़ करना। इसके अंदर आप दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको रीजंस की यानी कि लॉजिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ साथ आप इमोशंस का जैसे कि एम्पैथी और गिल्ट, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हो। तो स्टेप्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो है ऑब्ज़र्व करना। पहले जो भी सिचुएशन हो उसको आप अच्छे से क्लियरली ऑब्ज़र्व करो। फिर दूसरा है थिंक करना, यानी कि सोचो किस चीज़ के बारे में कि अगर मैं अगर ऐसा करता हूँ तो क्या होगा और अगर दूसरी चीज़ करूँगा तो क्या होगा, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस
प्रेफरेंसेस के बारे में, दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचो और फील करो। तीसरी चीज़, जो आपको मोरली राइट लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है, आप सामने मतलब पुट योर सेल्फ इन अदर शूज़, यानी सामने वाले की जगह अपने आप को रख कर देखो और आपको उसकी जगह पर क्या ठीक लगता है ये चीज़ फील करो। और फिर लास्ट के अंदर जो भी एक्ट करो वो ऑनेस्टी के साथ करो और फेयरनेस के साथ करो। यही स्टेप्स होंगे हमारे डिसर्नमेंट के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको वॉलेट मिला रोड के ऊपर, तो डिसर्नमेंट का मतलब होगा, डिसर्नमेंट क्या करेगी आपकी, सबसे पहले तो आप यही सोचोगे कि ये किसका वॉलेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि अगर क्या होता अगर मैं अपना वॉलेट खो देता। फिर उसके बाद सोचोगे कि अब क्या चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। फिर आप ये चीज़ सोचोगे कि यार मुझे रिटर्न ही कर देना चाहिए जिसका भी इसके अंदर है नाम वाम लिखा हुआ है, यही मेरे लिए मोरली राइट डिसीजन रहेगा। यही चीज़ें क्या होती हैं, डिसर्नमेंट होती हैं। फिर आता है द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है स्किल की। स्किल कौन सी स्किल, जब आप डिसएग्रीमेंट जो होते हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, आप उनको सॉल्व करते हो, ठीक है ना, ताकि सब चीज़ें जो हैं पीसफुल वे में हो जाएं और रिस्पेक्टफुल वे में हो जाएं। यही होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाया जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, जब एक इंसान को दूसरे इंसान की बात समझ में नहीं आती, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है इस वजह से। हाँ, मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग है, मेरे बिलीफ्स अलग हैं, आपके बिलीफ्स अलग हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोई इंसान किसी से जेलस है, कोई इंसान किसी से गुस्सा है, कोई इंसान किसी से डरता है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट को कॉम्पीट करने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव वे क्या है कि किस तरीके से हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, जो सामने वाला है उसकी बात को कामली सुनो, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है। और फिर दूसरी बात है कि अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो बिना उसकी बात को इंटरप्ट करे। तीसरा, एक्सप्रेस योर थॉट, यानी कि फिर उसको ब्लेम वगैरह कुछ नहीं करो, उस पर चिल्लाओ नहीं, जो भी आपको अपना पॉइंट लगता है वो रखो। पहले तो मतलब उसकी बात सुनो, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, फिर अपनी बात रखो। फिर एक मिडल पाथ ढूंढो, यानी कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला पॉइंट ढूंढो कि जहाँ पर आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सको और सामने वाली पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। फिर उसके बाद फोकस करो प्रॉब्लम के ऊपर, यानी कि लड़ाई झगड़े पर फोकस ना करो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए कैसे ना कैसे, इस चीज़ पर फोकस करो कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। यही कंस्ट्रक्टिव वे होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की। अब ये एथिकल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है तो दोनों साइड्स को रिस्पेक्ट मिल जाती है, पीस मिलता है दोनों साइड को, और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता और लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाती हैं। यानी कि एक गेम के ऊपर दो दोस्तों की लड़ाई हो गई तो उन्होंने दो बातचीत करी और ये चीज़ मतलब बातचीत करके अपना मसला सुलझा लिया, तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाई जाएगी। अब आता है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन। डिस्ट्रक्टिव इमोशन वो इमोशन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को हार्म कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं अगर वो हमसे कंट्रोल नहीं होते। तो डिस्ट्रक्टिव इमोशन कौन सा आ गया, जैसे गुस्सा, एंगर और जेलेसी, हेट्रेड, फियर, डर, रिवेंज, बदला। ये सारी चीज़ें से हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या है कि रिलेशनशिप हर्ट्स हो सकती हैं हमारी, वायलेंस की तरफ बात जा सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और गलत डिसीजन भी ले सकते हैं क्या नाम है इमोशंस में आकर। और जो हम क्लियरली वे में सोच रहे थे वो चीज़ हमारी ब्लॉक हो जाती है गुस्से में आकर, जेलेसी में आकर, और हमारी काइंडनेस भी ख़त्म हो जाती है। यही इसकी होते हैं हमारे इफेक्ट। और कंस्ट्रक्टिव इमोशन वो हेल्पफुल इमोशन होते हैं जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एक्शन करते हैं, जैसे कि लव, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, जॉय, फॉरगिवनेस। ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इमोशन कहलाए जाएंगे। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इससे आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होगी, आप अच्छी डीड्स करने लग जाओगे और आपके क्या करोगे, टीम वर्क में हेल्प करोगे और शांतिपूर्ण स्वभाव से रहोगे। अब ये मैटर क्यों करता है एथिक्स के अंदर, कि मतलब हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, जितने भी हार्मफुल इमोशन है, उसको हम अपने अंदर से कम कर लें और जितने भी इंक्रीजिव या फिर जितने भी पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव इमोशन है उनको बढ़ाएं ताकि हम मोरल लिविंग जी पाएँ। अब ज़रूरत क्या है इमोशनल बैलेंस की। इमोशनल बैलेंस का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना, ठीक है, ताकि वो हमें कंट्रोल ना कर सकें। अगर हमारी फीलिंग्स हमें कंट्रोल करेंगी तो हमारा बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो हमें खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हों। अब इमोशन बैलेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर
इमोशनल बैलेंस हमारे पास होगा तो हम कैसा रहेंगे, काम रहेंगे। जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं उनके अंदर हम क्लियरली चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे और अच्छे डिसीजन ले सकेंगे और सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे या फिर अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। और हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है और ये ट्रस्टवर्दी बनाता है। किस तरीके से इमोशनल बैलेंस अचीव किया जा सकता है? सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस लाके, यानी कि ये चीज़ पता होगा आपको कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और क्यों फ़ील कर रहे हो। यही चीज़ होती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके, यानी कि हमेशा शांत रहने की कोशिश करके, डीप ब्रीदिंग करके, मेडिटेशन करके आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और ब्रेक लो, ठीक है। अगर जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा ब्रेक ले लो और टॉक टू समवन, और आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ठीक है। जिस पर आपको भरोसा है उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुस्सा हो किसी क्लासमेट के ऊपर तो उसके ऊपर चिल्लाओ मत। इंस्टेड क्या करो, एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर रुको और थोड़ी देर बाद उससे बात करो। यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इमोशनल बैलेंस कहलाया जाएगा। तो बस यहीं तक था हमारा यूनिट 2। यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज़ एथिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड प्ले। अब ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है फुल्ली प्रेजेंट होना मोमेंट के अंदर, यानी कि जब आप यहाँ पर हो तो आप फुल्ली प्रेजेंट हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पर पूरा ध्यान दे रहे हो। यही चीज़ क्या है, आपकी माइंडफुलनेस है, ठीक है। यानी कि अटेंशन पे करना, ठीक है। जो भी आप थॉट है आपके चल रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग चल रही है, जो भी आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी जजमेंट के। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, माइंडफुलनेस कहलाई जाती है। अब माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप माइंडफुलनेस तरीके से रहोगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा, एंग्जाइटी भी कम होगी, आपका फोकस अच्छा होगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरा लेक्चर तो आपका फोकस अच्छा होगा और आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकोगे। यानी कि अगर आप अच्छे से लेक्चर देखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे आंसर लिखते टाइम। और आपको ज़्यादा अवेयर बना देगा आपके एक्शंस के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में दूसरों के ऊपर। एग्ज़ाम्पल क्या आ गया इसका, जैसे कि जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वही चीज़ आ गई। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो और उस टाइम पर फ़ोन पर या फिर अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दे रहे। यही चीज़ होगी माइंडफुलनेस। नेक्स्ट होती है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है जब आप हेल्पफुल होते हो, केयरिंग होते हो, यानी और या फिर दूसरों को कंसीडरेट करते हो बिना किसी मतलब इसके कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, काइंडनेस। यानी दूसरों का भला करना बिना ये सोचे कि मेरा भी वो भला करेंगे। यही चीज़ होती है आपकी काइंडनेस। काइंडनेस मैटर क्यों करती है? जब भी आपको रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने हो, ट्रस्ट पैदा करना हो, तो काइंडनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आपको दूसरे लोगों को अच्छा फील कराना हो तब भी काइंडनेस आपकी मैटर करेगी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बट एक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वे है अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि आप अपने क्लासमेट की हेल्प कर दी कि उसको होमवर्क करने में, या फिर उदास इंसान बैठा हो उसको स्माइल कराने में उसकी हेल्प कर दी। तो यही चीज़ हमारी काइंडनेस कहलाई जाएगी। अब माइंडफुलनेस और काइंडनेस आपस के अंदर किस तरीके से कनेक्टेड है? अगर आप माइंडफुल हो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और आप देखते हो कि आपके आसपास जो है कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसके साथ जो है काइंडली एक्ट करोगे। तो यही मतलब दोनों के अंदर लिंक है इस तरीके से माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी मेंटल प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम अपने माइंड को फोकस करते हैं, ठीक है ना। या तो हम सांस लेते हैं या फिर कुछ वर्ड वगैरह बोलकर अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल डालना चाहते हैं। यही चीज़ कहलाई जाती है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो ये है हमारे दिमाग को शांति मिलती है, दूसरा हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा और हमारी मेमोरी अच्छी होगी, और जो जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन दिमाग के अंदर चल रहे हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से चली जाएंगी और हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और हम इमोशनल कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। अब सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या क्या आती हैं कि किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो? या तो आप एक क्वाइट प्लेस पर जाओ, वहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ, या फिर अपनी आंखें बंद कर लो, या फिर सांस लेने पर अपने फोकस करो। और अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो उसको वापस लेकर आओ और मतलब गहरी गहरी सांस लो। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, आपकी मेडिटेशन कहलाई जाती है। तो इसके एथिकल बेनिफिट क्या हैं? अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप जो है ज़्यादातर काम रहते हो, शांत रहते हो, और आपको ये चीज़ें ज़्यादा थॉटफुल पर्सन बनाती हैं, जिससे आपका जो है बिहेवियर इम्प्रूव होगा आपकी डेली लाइफ के अंदर।
थर्ड जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट। वोकेशन का मतलब होता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है या फिर कॉलिंग क्या है आपकी लाइफ की, कि मतलब किस टाइप का काम, किस टाइप का रोल आपको मतलब ये फील कराता है कि आप नेचुरली इसी चीज़ के लिए बने हो। यानी कि सिर्फ पैसे बनाने से रिलेटेड नहीं, बट कुछ लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें करना जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, यही चीज़ कहलाई जाती है आपकी वोकेशन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है वोकेशन, यानी कि ये वोकेशन जो है आपको आपका करियर चूज़ करने में या फिर एक्टिविटी चूज़ करने में मदद करती है कि जिसको आप एंजॉय करो या फिर जो काम करके आपको प्राउड फील हो। अगर आप वोकेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपको ख़ुद की सेल्फ फुलफिलमेंट होगी। वोकेशन के फाइंड आउट करने से आपको मोटिवेशन मिलती है, आप कमिटमेंट रहती है उसकी तरफ, और आप क्रिएटिविटी भी दिखाते हो। अब किस तरीके से हम अपने वोकेशन को डिस्कवर करें, किस तरीके से पता लगाएं? सबसे पहले तो आप अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट देखो, स्किल्स देखो कि होते क्या क्या हैं, और फिर आप अपने आप को देखो इनके अंदर से कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है। फिर नोटिस करो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आप जो है अपना मतलब आपका टाइम ऐसा लग रहा है आपको आप वेस्ट कर रहे हो, और फिर बाद के अंदर अपने आप से पूछो कि आप क्या इन सब में से ऐसी चीज़ हैं जो आप कर सकते हो और जो आपको सेटिस्फाई करें। इस तरीके से हम अपना वोकेशन को पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आ गया, जैसे अगर आपको एनिमल्स को हेल्प करना पसंद है, ठीक है, तो आप एक वेट बन सकते हो, या फिर जो एनिमल शेल्टर है उसके अंदर कोई वर्कर बन सकते हो। तो यही चीज़ होती है वोकेशन का पता लगाना। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। अब हर किसी को एक बाय एक करके समझेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने एक्शंस को कंट्रोल करना और वो चीज़ें करना जो आपको ऐसा लगे कि ठीक है ना। अगर भले से दुनिया को इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, भले से आपको वो चीज़ करनी अच्छी ना लगे, बट वो चीज़ें करना जो आपको लगता है कि सही हैं, सही चीज़ें करना भले से आपको अच्छा ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा सुबह उठना पढ़ने के लिए, अब भले से आपको अच्छा ना लगे सुबह उठना, बट ये चीज़ क्या है, सही है, तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन कहलाई जाएगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जो ये आपके अंदर हैबिट्स बनाने में मदद करता है जो आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनाएंगी, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने में मदद करता है और आपका बैड बिहेवियर ख़त्म करता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट होना, ठीक है ना, और सही चीज़ें करना। अगर भले से कोई आपको देख नहीं रहा, स्टिल आप सही चीज़ें करो। यानी कि अगर आपको पता है टेस्ट दे रहा हो, बट आपको कोई टीचर वगैरह भी फ़िलहाल देख नहीं रहा, स्टिल आप चीटिंग नहीं करते, यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इंटीग्रिटी कहलाई जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भरोसा बनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जिसके मोरल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपकी इंटीग्रिटी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है जो गोल आपने डिसाइड कर लिया, फिर जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर अड़े रहना, ठीक है, भले से वो चीज़ अचीव करनी कितनी भी हार्ड हो जाए, वही चीज़ क्या कहलाई जाती है, आपकी कमिटमेंट कहलाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक स्पोर्ट कंपटीशन में जाना है, बहुत हार्ड है उसको जीतना, बट स्टिल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यही चीज़ होगी आपकी कमिटमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपकी रिलायबिलिटी और मैच्योरिटी को दिखाती है, और अगर आप कमिटमेंट करते हो तो आपको लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए तरीके से सोचना या फिर यूनिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्रिएटिविटी कहलाया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा कि आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर ड्राइंग से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया है, यही चीज़ आपकी क्रिएटिविटी कहलाई जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपके लाइफ के अंदर इनोवेशन लाती है और आपके वर्क को, लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल और मीनिंगफुल बना देती है, ठीक है। अब वर्क लाइफ बैलेंस आता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे पढ़ाई या फिर काम को अपनी पर्सनल लाइफ जैसे फ़न करना, रेस्ट करना, रिलेशनशिप्स के साथ बैलेंस करते हो, यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस कहलाई जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आप बर्नआउट फील ना करो, इस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है। आप हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, वो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है। आपको सेल्फ केयर के लिए टाइम मिले, आपको अपनी हॉबीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए टाइम मिले, इस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आपका ज़रूरी है। अब टिप्स क्या क्या होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कि आप अपना एक डेली रूटीन बनाओ जिसके अंदर आप
काम के लिए भी टाइम निकालो, रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो और खेलने के लिए भी टाइम निकालो। और ओवर वर्क ना करो जिससे मतलब आपको स्ट्रेस हो जाए, चाहे भले से स्कूल का काम हो या फिर वर्क हो, वो आप अपने पर्सनल टाइम में ना करो। और हमेशा एक रेगुलर ब्रेक रहते रहो और आराम से सो, जितनी भी आपकी नींद पूरी करनी है वो चीज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा कि अगर आप स्कूल्स के बाद अपना होमवर्क करते हो, फिर अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो और आउटडोर भी जाते हो खेलने, तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, वर्क लाइफ बैलेंस कहलाई जाएगी। यूनिट 4 आता है स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड आउटरीच एक्टिविटीज़, मीन्स एंड एंड्स। मीन का मतलब होता है वो मेथड या फिर वो वे जो हम करते हैं, और एंड्स का मतलब होता है वो गोल या फिर वो रिज़ल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो एथिकल क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये चीज़ सही है कि हम बैड या फिर हार्मफुल मेथड या मीन्स जिसे कहते हैं उनका यूज़ करें अपना एक रिज़ल्ट लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है कि आइडिया इसका क्या दे रखा है, द वे वी रीच आवर गोल शुड ऑल्सो बी फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल। यानी कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें सिर्फ फेयर चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ऑनेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करना और रिस्पेक्टफुल वे में करनी है। एक गुड एंड वही होता है जो एक बैड मीन को जस्टिफाई ना करे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, गुड मार्क्स चाहिए, जो कि आपका क्या है एंड है, तो आप चीट करते हो एग्ज़ाम में, ये क्या है आपका मीन्स है, तो ये क्या हो गया, अनएथिकल हो गया। और आप एक गरीब की हेल्प करते हो जो कि एंड है, ठीक है, बट गरीब की हेल्प करने के लिए पैसा चुराते हो किसी से जो कि मीन है, तो ये भी एथिकल नहीं होगा, ये भी अनएथिकल होगा। तो क्या ये चीज़ सही होती है कि अगर हम कंक्लूजन पर जाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए उससे पहले बुरा काम कर दें, तो नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं होती। अच्छा काम करने के लिए भी अच्छा काम करना ज़रूरी है, बुरा काम नहीं करना है। तो लेसन क्या मिला इससे हमें कि हमेशा एथिकल मीन्स चुनने चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेट एंड डायलॉग। डिबेट एक वो फॉर्मल डिस्कशन होता है दो साइड्स के बीच में, जिसके अंदर वो दोनों किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब एक इंसान को एक्सप्रेस करना होता है या फिर अपने ओपिनियन को डिफेंड करना होता है तो वो डिबेट करते हैं। जब मल्टीपल साइड्स को हमें समझना हो एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, तब हम डिबेट करवाते हैं। क्वेश्चन क्या लेना चाहिए कि जो डिबेट हो रही हैं वो कभी कभी एग्रेसिव भी बन जाती हैं या फिर लोगों की ईगो ड्राइवन भी बन जाती हैं, तो वो चीज़ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डायलॉग। डायलॉग एक वो रिस्पेक्टफुल और काम कंजर्वेशन होती है जिसके अंदर हम सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर सिर्फ अपने आप को ठीक नहीं बताते, उसके अंदर हम सामने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। मेन इसका पर्पस क्या होगा कि इसका ये ताकि दोनों पार्टी के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे, दोनों पार्टी एक दूसरे से कुछ सीखें, इस वजह से डायलॉग प्रेजेंट किए जाते हैं। और डिसएग्रीमेंट जो हैं साथ साथ पीसफुली सॉल्व हो जाएं, इस वजह से डायलॉग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डायलॉग मोर एथिकल क्यों है? डायलॉग की वजह से एम्पैथी आती है और लिसनिंग आती है, इंकरेज करती है एम्पैथी और लिसनिंग को, इस वजह से डायलॉग इंपॉर्टेंट है। और ये कम होते हैं, मतलब ये जीतने के बारे में नहीं सोचते, ये जीतने के बारे में नहीं सोचते, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया है, डिबेटिंग वेदर मोबाइल फ़ोन्स शुड बी अलाउड इन स्कूल, ठीक है। अगर इस चीज़ पर डिबेट चल रही है कि क्या नाम है स्कूल के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड होने नहीं चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो एक साइड इस चीज़ को सपोर्ट करेगी कि होने चाहिए और एक साइड इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं होने चाहिए, तो आपस में वो बहस कर रहे हैं, वही बहस डिबेट कहलाई जाएगी। डायलॉग के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक मतलब मिडल ग्राउंड के ऊपर रीच करने की अचीव करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि डिबेट जब यूज़फुल होती हैं जब आपका एथिकल चेंजेस ऑफन कम थ्रू डायलॉग, यानी कि डिबेट जो है यूज़फुल हैं, बट जो एथिकल चेंज है वो ज़्यादातर किससे आता है, हमारा डायलॉग से आता है, जहाँ पर लोग आते हैं आपस में और एक दूसरे से बात करते हैं और रिस्पेक्टफुली एक्ट करते हैं। तो कल्चर एज शेयर्ड वैल्यू क्या हो गया? कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, जैसे आपके बिलीव्स, आपकी प्रैक्टिसेस, आपके ट्रेडिशन, आपके वैल्यूज, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस के अंदर शेयर करते हैं। तो कल्चर जो है वो ये चीज़ शेप करता है कि किस तरीके से हम चीज़ें सोचते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं और किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं सामने वालों को। और जैसे शेयर्ड वैल्यू जैसे कि आपकी हो गई ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, तो ये जो है हमारी सोसाइटी को एक साथ रखने में हमारी मदद करता है। तो एग्ज़ाम्पल क्या होगा हमारा शेयर्ड वैल्यू के कल्चर के अंदर, जैसे कि बड़ों को इज़्ज़त देना और फेस्टिवल साथ मनाना, अलग अलग फेस्टिवल, और अगर पड़ोसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर देना, तो यही चीज़ें शेयर्ड वैल्यू कहलाई जाती हैं कल्चर के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स के अंदर? तो जब हमें शेयर्ड वैल्यू रिकॉग्नाइज़ करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और ये यूनिटी को प्रमोट करता है, एकता को प्रमोट
प्रमोट करता है और लोग पीसफुली रह सकते हैं शेयर्ड वैल्यू के बाद। और चाहे भले से कितनी ही डाइवर्स कम्युनिटी हो, उसके अंदर शेयर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अब आता है क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एथिकल कल्चर, द रोल ऑफ फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, थिएटर, सिनेमा, म्यूज़िक एंड मीडिया। यानी कि ये वो फील्ड होती हैं जो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एथिक्स को भी प्रमोट कर सकती हैं और कभी कभी हमारे माइंड को मिसलीड भी कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। फ़िलॉसफ़ी जो है, फ़िलॉसफ़ी का मतलब होता है, फ़िलॉसफ़ी हमारी हेल्प करती है कि जब हम लाइफ के बारे में डीपली सोचते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, व्हाट आर द गुड एंड व्हाट आर द ईविल। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने में हमारी मदद करता है और मोरल रीजनिंग में भी फ़िलॉसफ़ी हमारी मदद करती है। जैसे कि हमारे टीचर हमें टीचिंग्स हैं महात्मा गांधी की कि नॉन वायलेंस तरीके से किस तरह रहना है, वही चीज़ें क्या होंगी, हमारी फ़िलॉसफ़ी होंगी। रिलीजन क्या होता है, और रिलीजन हमें ऑफ़र करता है मोरल टीचिंग, जैसे काइंडनेस से पेश आना है सामने के वाले के साथ, सच्चाई पर रहना है, हमेशा कंपैशन करना है, सामने वाले को माफ़ करना है। रिलीजन हमें क्या चीज़ें प्रमोट करता है, पीस प्रमोट करता है और दूसरों के ऊपर सर्विसेज प्रमोट करता है। इसका मिसयूज़ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेचर का मतलब होता है वो स्टोरीज़, वो नॉवेल्स, वो पोइट्री जो हमारी वैल्यूज़ को शेप करती हैं और हमारी मोरल इमेजिनेशन को अच्छा करती हैं। इससे हम एम्पैथी फील करते हैं और दूसरे के स्ट्रगल्स को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी इनजस्टिस के बारे में एक नॉवल के अंदर, तो आप क्या करोगे, सोशल जस्टिस के बारे में और ज़्यादा केयर करने लग जाओगे। नेक्स्ट आता है थिएटर एंड सिनेमा। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल हैं किसी भी सोशल इशू को प्रेजेंट करने के लिए या फिर मोरल चॉइस को प्रेजेंट करने के लिए। ये लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो एथिकली एक्ट करते हैं या फिर अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। जैसे किसी मूवी के अंदर करप्शन दिखाई गई या फिर गरीबी दिखाई गई या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया, तो अगर ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी मूवीज़ के अंदर तो वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाएंगी लोगों की। म्यूज़िक से जो है लोग इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं और म्यूज़िक के थ्रू हम मैसेजेस भी फैला सकते हैं, शांति के, होप के, यूनिटी के। यानी कि जो गाने होते हैं जो हारमोनी को प्रमोट करें या फिर इमोशनल अवेयरनेस फैलाएं, वो सारी चीज़ें एथिक्स एंड कल्चर्स का हमारे पार्ट होंगी। मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़, ये हमारे ओपिनियंस को शेप करने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती हैं, हमारी वैल्यूज़ को शेप करती हैं। और ट्रेंड सेटर आज के टाइम में मीडिया ही है। और ये जो है ये अगर सच्ची चीज़ें दिखाएं और मतलब जस्टिस की चीज़ें दिखाएं और रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों का यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़ रिपोर्ट आई किसी इनजस्टिस के बारे में, तो पब्लिक क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी और रिफॉर्म करेगी। आउटरीच एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आउटरीच का मतलब होता है अपनी सेल्फ से बाहर जाना, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए या फिर कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। ये सारी चीज़ें आउटरीच एक्टिविटी कहलाई जाती हैं। अब आउटरीच एक्टिविटी करी क्यों जाती हैं, ताकि एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो रियल लाइफ के अंदर अप्लाई हो जाएं और एक पॉजिटिव डिफरेंस आ जाए दूसरों की लाइफ के अंदर। और एग्जांपल क्या क्या आ गए, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को पढ़ाना या फिर क्लीनलीनेस या फिर ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करना, ओल्ड एज होम्स जाना, ऑर्फेनेजेस जाना, और अवेयरनेस कैंपेन जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये ऐसे ही अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट कराना इसका पार्ट होगा आउटरीच एक्टिविटीज़ का। तो आउटरीच इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आउटरीच हमारे अंदर एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करने में मदद करता है। ये टीम वर्क को इनकरेज करता है, लीडरशिप को इनकरेज करता है और एथिकल एक्शंस को इनकरेज करता है। और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सोसाइटीज़ के अंदर रियल प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है और उनका हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले, जो भी आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹99 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको भी इस वीडियो की नीड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।